हेलो गाइस, अब हम फाइनल अकाउंट के सम्स देखेंगे। उन सम को किस तरह से सॉल्व किया जाता है और सम्स हमें क्वेश्चन पेपर में किस तरह से आते हैं और उन सम को हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से हमें जाना है। जैसे क्वेश्चन दिया होता है ऊपर, यहाँ पे दो पार्टनर है, दया एंड समा। सो दया एंड समा बोथ वेर पार्टनर स्टार्टेड द बिजनेस and running their business and they are sharing profit and losses from the ratio of 1:1. So 1:1 रेशियो यानी इक्वल रेशियो में वो लोग पार्टनरशिप फर्म चला रहे हैं और उसकी सब ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। ट्रायल बैलेंस में सारी डिटेल है। ऑन 31 मार्च 2019 क्या क्या लेजर के फाइनल बैलेंसेस थे और ट्रायल बैलेंस में हमें क्लियरली पूरे दिए हुए हैं जो हमेशा टैलीड होता है। और उसके बाद हमें एडजस्टमेंट दिए जाते हैं, उन एडजस्टमेंट की इंट्रीज किस तरह से होगी। तो ये सारी चीजें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। पहले हम क्वेश्चन से जाएंगे। तो क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस जो दिया हुआ है, ट्रायल बैलेंस में सारे स्टेटमेंट के लेजर जो हमारे होते हैं उनके फाइनल बैलेंसेस दिए हुए हैं। इन बैलेंसेस को किस तरह से ट्रीट करना है, तो इसके लिए हम पहले ही उन पर मार्किंग करेंगे। मार्किंग करने का रोल बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि अगर मार्किंग जरा सी भी रॉन्ग हो जाएगी, इससे एंट्री की पोस्टिंग रॉन्ग हो जाती है और पोस्टिंग रॉन्ग होती है तो पूरा फाइनल अकाउंट हमारा रॉन्ग हो जाता है। तो इसीलिए हमें मार्किंग करना है पहले, उसके बाद ही हम सम सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी होता है हमारे लिए। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आया है ओपनिंग स्टॉक, जिसे स्टॉक यहाँ लिखा है और 1 अप्रैल 2018 यहाँ डेट मेंशन है। और हमारा जो ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है वो एज ऑन 31 मार्च 2019 है, यानी कि 1 अप्रैल 2018 का जो स्टॉक दिया हुआ है दैट्स ऑल ओपनिंग स्टॉक। और ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ स्टॉक हमेशा ओपनिंग स्टॉक ही होता है क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री हमेशा एडजस्टमेंट में हमें मिलती है, राइट। अभी यहाँ पर स्टॉक लिखा है 1 अप्रैल 2018, यानी कि ये ओपनिंग स्टॉक है और ओपनिंग स्टॉक आता है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। तो आप इसे शॉर्ट मार्किंग किसी भी तरह से कर सकते हैं जैसे आपको कंफर्टेबल हो और आपके लिए याद रहने वाली चीज़ हो। जैसे ट्रायल बैलेंस का मैंने टी लिया है और डेबिट साइड का डी, तो ये हो जाता है टी डी जो हमारी मार्किंग है ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में। उसी तरह देखिए, और एक चीज़ मैंने आपको एक्सप्लेन की थी, जैसे डेबिट बैलेंसेस सारे दिए तो ये सारे डेबिट साइड जाएंगे, क्रेडिट बैलेंसेस सारे क्रेडिट साइड जाएंगे। और यहाँ पर ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में जो दी हुई एंट्रीज है, अगर उसमें कोई बैलेंस शीट के आइटम्स है तो डेबिट के सारे एंट्रीज जो है वो असेट्स में जाते हैं और क्रेडिट के सारे एंट्रीज जो है वो लायबिलिटीज में जाते हैं, ठीक है। जैसे बिल्स रिसीवेबल यहाँ पे आया है तो ये असेट्स में जाएगा, इसके लिए मैंने ए मेंशन किया है। वेजेस एंड सैलरीज है, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ पे जाएगा। सो गाइस, वेजेस एंड सैलरीज यानी इसमें पहला वर्ड है वेजेस। वेजेस पे होता है लेबर्स को, लेबर काम करते फैक्ट्री में। सो ये ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएगा क्योंकि ये फैक्ट्री रिलेटेड एक्सपेंसेस है। सन्ड्री डेटर्स, असेट्स। फिर आया है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स ये आइटम अगर आपको यहाँ पर इंडिविजुअली दिया गया है ट्रायल बैलेंस में तो बैड डेब्ट्स आपका जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए डी और डेबिट साइड के लिए मैंने डी मेंशन किया है। परचेसेस ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आते हैं। इसके बाद आया मोटर कार। मोटर कार जो है वो एक असेट्स है हमारे लिए क्योंकि वो टेंजिबल असेट जिसे हम वापस से सेल करेंगे तो एक रीसेल वैल्यू हमें मिलती है, तो ये हमारे लिए असेट्स है, तो इसको असेट साइड में लिखेंगे। फिर मशीनरी हमारे लिए असेट्स होती है। ऑडिट फीस एक फाइनेंशियल एक्सपेंसेस के अंदर आता है क्योंकि हमारे अकाउंट्स को हमें एवरी ईयर ऑडिट कराना होता है और ऑडिटिंग के चार्जेस हमें सीए को पे करने होते हैं, इसलिए ऑडिट फीस हमारे लिए एक्सपेंस हो जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। सेल्स रिटर्न जो है हमें सेल्स में से माइनस करना होता है, ठीक है। इसके बाद है डिस्काउंट जो है वो एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। बिल्डिंग असेट्स है। कैश एट बैंक भी हमारे लिए असेट्स होता है। इसके बाद आया है 10% इन्वेस्टमेंट जो है असेट्स होता है क्योंकि वो हमने कहीं अमाउंट अपना इन्वेस्ट किया है। इसके बाद आया एडवर्टीजमेंट पेड फॉर 9 मंथ्स। एडवर्टीजमेंट की एंट्री है। एडवर्टीजमेंट जो है हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। एंड फाइनली दिया हुआ है रॉयल्टीज जो है वो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में आता है, ठीक है। इसके बाद हम देखेंगे क्रेडिट बैलेंसेस में क्या क्या दिया हुआ है। तो क्रेडिट बैलेंस में सबसे पहले दिया हुआ है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व क्या होता है, तो जनरल रिजर्व जो है वो हमारे रिजर्व हमने कंपनी में जो अमाउंट एक्सेस होता है हमारा एवरी ईयर प्रॉफिट में से हम कुछ रिजर्व करके रखते हैं कि अनसर्टेनिटी में कभी काम आएगा। तो रिजर्व जो है वो हमारे लिए लायबिलिटी है। इसके बाद कैपिटल बैलेंसेस जो कि लायबिलिटीज में हम लोग लिख सकते हैं, अदरवाइज हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट अलग से बनाएंगे, उसमें ये ओपनिंग बैलेंसेस होंगे, ठीक है। इसके बाद आया क्रेडिटर्स हमारे लिए लायबिलिटी होते हैं। फिर आरडीडी यहाँ पे आया है। आरडीडी का फुल फॉर्म होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ठीक है। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स का बैलेंस कभी भी अगर ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसे हम लोग ओल्ड आरडीडी कहते हैं। और अगर हम कोई नया रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स हमें क्रिएट करने के लिए जैसे एडजस्टमेंट में दिया जाएगा, हम देखेंगे यहाँ पर, तो देखिए एडजस्टमेंट में 4th एडजस्टमेंट में लिखा है आरडीडी एट 5%, ठीक है। तो यानी ये होगा न्यू आरडीडी और ये है ओल्ड आरडीडी। ओल्ड आरडीडी कभी भी बैड डेब्ट्स में लेस किया जाता है। अब ये ओल्ड आरडीडी है क्या, ये कंसेप्ट जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन करते टाइम बताया था
कि एक आरडीडी का कंसेप्ट भी होता है। तो ये आरडीडी वो आरडीडी है, जैसे आरडीडी हम लोग क्यों रिजर्व कर रहे हैं कि हमने 10 लाख का सेल किया है, 10 लाख रुपए हमें मार्केट से आना बाकी है और एवरी ईयर हमारा एक सीक्वेंस चला आ रहा है कि हाँ 2% लॉस हमें एवरी ईयर होता ही है, मतलब 20,000 रुपए हमारे डूबेंगे, राइट। अब 20,000 हमारा हर साल डूबता ही है, तो हमने 20,000 रुपए की आरडीडी करके रख दी कि हाँ ये साल 20,000 हमारा डूबेगा, बट हमारा क्या हुआ, 15,000 डूबा, 5,000 हमें रिकवर हुआ है, यानी वो 5,000 रुपए हमें वापस से आए हैं, जो डूबने थे हमने जिसको रिजर्व करके रखा था वो 5,000 रुपए हमें रिसीव हुए, तो वो यहाँ पर आएंगे आरडीडी। इसीलिए इसे ओल्ड आरडीडी कहा जाता है। जो हमारे डूबे हुए पैसे बेड डेब्ट्स है उसमें से हम इसको माइनस करते हैं, राइट, ठीक है। तो इस तरह का कोई अगर ट्रांजेक्शन अकाउंट्स में कभी आता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको उसको कंसेप्चुअली लॉजिकली सोचना कि ये किस चीज के लिए यहाँ पे आया है, राइट। दूसरा है इसके बाद सेल्स, जिसे कि हम ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में लेते हैं। आउटस्टैंडिंग वेजेस यहाँ पे लिखा है, वेजेस अगर आता है तो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में डालते हैं। यहाँ पे आउटस्टैंडिंग वेजेस यानी ये एडजस्टमेंट में ना दिया हुआ है, जबकि ट्रायल बैलेंस में दिया, और ट्रायल बैलेंस में जितने भी आइटम्स दिए होते हैं उन सबका ओनली वन इफेक्ट होता है, राइट। तो आउटस्टैंडिंग वेजेस अगर यहाँ पर दिया है और उसके आगे आउटस्टैंडिंग वर्ड है यानी ये वेजेस पे करना बाकी है, तो इसे एडजस्ट नहीं करना है हमें, क्योंकि ये ऑलरेडी यहाँ पर दिया है ट्रायल बैलेंस में, तो इसका सिंगल इफेक्ट जो है वो लायबिलिटीज में चले जाएगा और लायबिलिटीज में बताएगा कि हाँ आउटस्टैंडिंग वेजेस जो हमारे पे करने बाकी है। इसके बाद परचेस रिटर्न है, जिसे हमें परचेस में से माइनस करना है। इसके बाद आता है डिस्काउंट, डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया है। यहाँ पर जो डिस्काउंट था वो डेबिट साइड में था, यानी कि डिस्काउंट पेड, हमने पे किया है, हमारे लिए एक्सपेंसेस था। क्रेडिट में कभी भी डिस्काउंट, कमीशन, रेंट, इंटरेस्ट अगर दिया है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से पहले हमने मार्किंग कर ली कि जितने आइटम्स ट्रायल बैलेंस में दिए थे वो सबकी पहली पोस्टिंग कहाँ पे होगी। अब सम जो क्राइटेरिया बेस्ड होता है, जैसे 15 मार्क्स का अगर फाइनल अकाउंट आ रहा है तो 7.5 मार्क्स, मतलब हाफ ऑफ मार्क्स जो रहते हैं वो आपको ट्रायल बैलेंस की पोस्टिंग के लिए होते हैं और हाफ ऑफ मार्क्स आपको एडजस्टमेंट एंड फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स के लिए होते हैं। तो अगर आप पोस्टिंग पूरा सही कर रहे हो तो आपको पोस्टिंग सही करने पे भी हाफ मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे एडजस्टमेंट को, और एडजस्टमेंट किन किन इंट्रीज पे आ रहे हैं उनको किस तरह से हमें मार्किंग करना है ताकि हम आगे बढ़ते टाइम हमें ईजी हो, राइट। अब हम देखेंगे जैसे यहाँ पे पहला एडजस्टमेंट दिया है क्लोजिंग स्टॉक का। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री कहाँ पे होती है, तो क्लोजिंग स्टॉक जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। तो इसका यहाँ पे ट्रायल बैलेंस के आइटम्स से कहीं भी कोई लेना देना नहीं होता, इसकी डायरेक्ट एंट्री होती है। तो हम लोग डायरेक्ट एंट्री इसकी करेंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में और बैलेंस शीट के असेट साइड में। इसके बाद आया है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5% एंड मशीनरी एट 3%, राइट। अब यहाँ पर जैसे आया है डेप्रिसिएट बिल्डिंग एट 5%, तो बिल्डिंग के ऊपर एक एडजस्टमेंट आ गया है डेप्रिसिएशन का, तो हम लोग बिल्डिंग के आगे मार्किंग करेंगे इस तरह से कि ये बिल्डिंग पे एडजस्टमेंट है, 5% हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और मशीनरी 3% दिया है तो मशीनरी पे एक एडजस्टमेंट है तो हमने एक लाइन कर दी, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसमें मार्किंग करेंगे। अगर कहीं 2 एडजस्टमेंट आ रहे तो उस पर 2 मार्किंग करेंगे, 3 एडजस्टमेंट तो 3 मार्किंग, जिससे हमें इनर और आउटर कॉलम के बीच में कितना स्पेस छोड़ना है वो हमें पता चलता है और हमारा फाइनल अकाउंट जो वो क्लियर हम लोग बना सकते हैं, जहां पर आपका जो इंडिविजुअल होगा, जो एग्जामिनर होगा, उसे चेक करते टाइम बहुत इजी से आपके सब सारे कंसेप्ट और सारी चीजें समझ में आएगी और आपको फुल ऑन फुल मार्क्स मिलने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आया है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर। पहले बिल्स रिसीवेबल क्या होता है ये कंसेप्ट मैंने आपको बताया था कि बिल्स हमने इश्यू किए हैं, कभी हमने माल सेल किया उसके अगेंस्ट बिल ऑफ एक्सचेंज हमने बनाया था और फिर वो पैसे हमें आने थे जिसको पार्टी ने एक्सेप्ट किया, तो वो बिल्स रिसीवेबल हो गया। वो डिसऑनर का अर्थ होता है कि बिल्स रिसीवेबल ड्यू हुआ था बट जब देने का समय आया तो पार्टी ने ना बोल दिया, तो बिल रिसीवेबल जो है डिसऑनर हो गया। यानी कि 3,000 रुपीज जो बिल डिसऑनर में बिल रिसीवेबल में थे वो पैसे तो आए नहीं और बिल कैंसिल हो गया। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, तो ऐसे में हम बिल्स रिसीवेबल में उस अमाउंट को माइनस करते और पैसा तो अभी भी आना बाकी है तो उसे हम डेटर्स में ऐड करते। तो ये दोनों पे एक एक एडजस्टमेंट होगा, बिल्स रिसीवेबल में से हम इसे माइनस करेंगे और डेटर्स में ऐड करेंगे, राइट। इसके बाद आया है राइट ऑफ बैड डेब्ट्स 1800 एंड आरडीडी एट द रेट 5%। तो यहां पर आया है बैड डेब्ट्स 1800, न्यू बैड डेब्ट्स है, ऑलरेडी हमें बैड डेब्ट्स दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ट्रायल बैलेंस में, तो एक एडजस्टमेंट इसके ऊपर हो जाएगा, न्यू बैड डेब्ट्स को हम इसमें ऐड करेंगे, डेटर्स में ऐड करेंगे, ठीक है। इसके बाद दिया है आरडीडी एट द रेट 5%, ये हमारा न्यू आरडीडी होता है जो डेटर्स पे, आरडीडी कभी भी हम कैलकुलेट करते हैं तो डेटर्स पे अदर जितने भी एडजस्टमेंट होते हैं वो सारे एडजस्टमेंट पूरे कर लेने के बाद ही हम उस पर आरडीडी कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो अगर आरडीडी कैलकुलेट हम लास्ट में करेंगे, अगर उसके पहले कोई और एडजस्टमेंट बचा है तो उसको हम पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद आरडीडी कैलकुलेट करेंगे, और इसका भी कैलकुलेशन होता है बैड डेब्ट्स पे, इसको हम ऐड करेंगे, डेटर्स में से माइनस करेंगे,
ठीक है, डेटर्स पे और एक एडजस्टमेंट हो गया। इसके बाद लिखा है गुड्स वर्थ ₹1000 टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। दया जो कि पार्टनर है इस बिजनेस में, और अगर पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ गुड्स लिए हैं तो इसे हम ड्राइंग कहते हैं, जो कि पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में हम लोग एंट्री करेंगे। ठीक है, तो पार्टनर्स कैपिटल एंड करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, डेबिट साइड में जाएगा, और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा, क्योंकि गुड्स बाहर जा रहा है। ठीक है, इसके बाद आया है गुड्स वर्थ ₹6000 वेयर सोल्ड एंड नॉट रिकॉर्डेड। तो ये अनरिकॉर्डेड सेल्स है, 6000 रुपए के गुड्स बेचे गए हैं लेकिन उनकी एंट्री नहीं हुई है। अनरिकॉर्डेड सेल्स के ट्रांजेक्शन को हम लोग इस तरह से करते हैं, क्योंकि अनरिकॉर्डेड है यानी कि वो सेल हुआ नहीं है, मतलब सेल हुआ है उसकी एंट्री हुई नहीं है। तो एंट्री नहीं हुई है, इसे हमको सेल्स में एक तो ऐड करना है, दूसरा इसका अमाउंट रिसीव होना बाकी है, यानी इसे हम डेटर्स में ऐड करेंगे। तो डेटर्स पे और एक एडजस्टमेंट हो जाएगा, और सेल्स में हमें इसको ऐड करना है तो सेल्स पे और एक एडजस्टमेंट हो जाएगा। और एक चीज हमें ध्यान रखनी, जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बना रहे हैं, हमको ओपनिंग स्टॉक, उसके बाद परचेस, उसके बाद लेस रिटर्न के लिए जगह तुरंत छोड़नी ही है। परचेस रिटर्न हमेशा होता ही हर सब में, तो वही हिसाब से सेल्स पे भी और एक एडजस्टमेंट हो जाता है, और परचेस पे एक एडजस्टमेंट एवरी टाइम होता ही है। अब यहाँ पर सन्ड्री डेटर्स पे 3 एडजस्टमेंट हो गए, लेकिन इनको सॉल्व किस तरह से करना है तो वो एक बार वापस से हम लोग देखेंगे। बैड डेब्ट्स जो है पहले हम उसे माइनस करेंगे डेटर्स में से, इसके बाद हम अनरिकॉर्डेड सेल्स को ऐड करेंगे, और उसके बाद हम आरडीडी कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि आरडीडी कैलकुलेट हमेशा जब डेटर्स पे सारे एडजस्टमेंट है वो होने के बाद ही होते हैं। अब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, जिसमें हम ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाकर अकाउंट को पूरी तरह से फाइनलाइज करेंगे। सो गाइस, जिस तरह से हमने मार्किंग की ट्रायल बैलेंस में, अब उसके अकॉर्डिंग हम एंट्रीज करेंगे। पहले मैंने प्रोफार्मा रेडी कर दिया, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट मैंने रेडी कर दिया, बैलेंस शीट रेडी कर दिया। ठीक है, अभी इसके अकॉर्डिंग हम लोग एंट्रीज करेंगे। सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट कभी भी हम प्रिपेयर करते हैं, हमको तुरंत उसमें ओपनिंग बैलेंस की एंट्री करके रखनी है, जो हमेशा ओपनिंग बैलेंस की एंट्री शुरुआत में होनी चाहिए, राइट। ओपनिंग स्टॉक और परचेसेस, ये 2 चीज़ें हमें कभी भी इंटर करनी है, और क्रेडिट साइड में सेल्स ये इंटर करके रखना है। मैंने आपको बताया था कि रिटर्न, परचेस में हमेशा परचेस रिटर्न होता है, जो हमें माइनस करने का मार्किंग करके रखना है। तो ये सारी चीज़ें एंट्री करके हमको रखनी है। ठीक है, और दूसरा होता है क्रेडिट साइड में सेल्स, इस एंट्री के साथ हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो ओपनिंग स्टॉक हमें दिया था ट्रायल बैलेंस में 65,000, जो हम लोग एंट्री करेंगे यहाँ पे। ट्रायल बैलेंस में जिस तरह से आइटम की लिस्ट दी होती है उसी तरह से एंट्री करेंगे तो हमें ज़्यादा बेनिफिशियल है, इससे कोई भी एंट्री छूटती नहीं है। अब एक एंट्री है, जैसे इसके बाद सेकंड एंट्री है बिल्स रिसीवेबल की। बिल्स रिसीवेबल कहाँ पे आता है, तो बिल्स रिसीवेबल आता है असेट साइड में। लायबिलिटीज साइड में भी यहाँ पर हमें एक एंट्री करके रखनी है कैपिटल अकाउंट के लिए। ये जो फॉर्मेटिंग में चेंजेस ना हो इसके लिए हम लोग ये एंट्री करते हैं। ठीक है, तो ये एंट्री हमें बेसिक एंट्रीज करके रखनी है हमेशा, ताकि बैलेंस जो है वो शुरू में ही होना चाहिए लायबिलिटीज के यहाँ पर। या फिर आप प्लेस भी छोड़ सकते हैं, बट आप प्लेस छोड़ेंगे तो आप भूल जाओगे। इससे अच्छा है कि आप वहाँ पे एंट्री करके रखें, और अमाउंट जब हम फाइनलाइज करेंगे अकाउंट तब हम डाल सकते हैं। भाई अब बिल्स रिसीवेबल की एंट्री हमको करनी है। ठीक है, सो गाइस बिल्स रिसीवेबल पर एडजस्टमेंट था, जैसे हमने ट्रायल बैलेंस में देखा था पढ़ते समय। बिल्स रिसीवेबल का अमाउंट है 28,000 और उस पर एक एडजस्टमेंट है, इसलिए हम लोग इनर कॉलम में इसका अमाउंट लिखेंगे और मार्किंग करके रखेंगे। ठीक है, सो गाइस अब हम देख रहे हैं फोर्थ एंट्री। फोर्थ एंट्री है वेजेस की। वेजेस कहाँ पे आता है, तो वेजेस आता है ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे वेजेस। वेजेस का अमाउंट कितना ट्रायल बैलेंस में दिया हुआ, तो वो है 9,000 रुपीज़। इसमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है, एडजस्टमेंट नहीं है तो अमाउंट हम सीधे आउटर कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद कौन सा एंट्री है, इसके बाद है डेटर्स। डेटर्स का अमाउंट दिया 1,32,500। अब डेटर्स पे कितने एडजस्टमेंट थे, तो उस पर 3 अलग अलग एडजस्टमेंट थे, तो उसके अकॉर्डिंग हम प्लेस छोड़ेंगे यहाँ पे 1,32,500। पहले एक एडजस्टमेंट के लिए एक प्लेस, फिर दूसरा प्लेस दूसरा एक एडजस्टमेंट के लिए, और तीसरा प्लेस तीसरे एडजस्टमेंट के लिए। इस तरह जब हम छोड़ेंगे और अपने अकाउंट्स को मेंटेन करेंगे तो हमें क्लियरली दिखेगा कि हमारा कोई एडजस्टमेंट अगर छूटता है तो भी हमें भी दिखेगा, और जब एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा तो उसे भी क्लियर यहाँ पे दिखेगा कि आपने सॉल्व किया है, राइट। इसके बाद है बैड डेब्ट्स। बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया है 1,000 रुपीज़। ये आता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। अब यहाँ पर हम शुरू में एक लाइन छोड़ते हैं, क्योंकि अगर ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा उसको हमें ट्रांसफर करना होता है प्रॉफिट एंड लॉस में, इसलिए हम यहाँ पे थोड़ी सी प्लेस छोड़कर लिखेंगे टू बैड डेब्ट्स। और बैड डेब्ट्स का अमाउंट दिया हुआ है 1,000 रुपीज़, और इसके ऊपर भी 3 अलग अलग एडजस्टमेंट है, तो 3 एडजस्टमेंट के हिसाब से हम यहाँ पे प्लेस रखेंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है परचेसेस की, जो है 1,48,000। हमने यहाँ ऑलरेडी मेंशन किया था परचेसेस, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 1,48,000। ठीक है,
अब आगे रिटर्न जब आएगा तब हम वहाँ पे रिटर्न्स की भी एंट्री करेंगे। मोटर कार दिया है इसके बाद 68,000। अब मोटर कार हमारे लिए क्या है, असेट्स है। मोटर कार का अमाउंट 68,000 जो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। इसमें किसी तरह का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम इसकी एंट्री करेंगे 68,000। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या है, तो नेक्स्ट है मशीनरी। मशीनरी का अमाउंट है 1,14,800। ठीक है, अब मशीनरी पे कोई एडजस्टमेंट है तो जी हाँ, मशीनरी पे डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है। और डिप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है तो 1,14,800 को हम लोग इनर कॉलम में एंट्री करेंगे और एक एडजस्टमेंट है इसलिए हम लोग एक प्लेस छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद है ऑडिट फीस। ऑडिट फीस जो है हमारे लिए एक्सपेंसेस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आएगा। ऑडिट फीस का अमाउंट है 1,200 रुपये जो हम लोग आउटर कॉलम में लिखेंगे, कोई और एडजस्टमेंट नहीं है उसके ऊपर। इसके बाद आया है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न का अमाउंट है 2,000। अब सेल्स का अमाउंट फिगर हमें अभी मिला नहीं है, वो बाद में मिलेगा। उसके पहले हम यहाँ लिख देंगे रिटर्न का अमाउंट। सेल्स रिटर्न दिया हुआ है हमें 2,000 रुपीज़। जो भी अमाउंट हमें माइनस करना होता है उसके आगे हम ब्रैकेट लगाते हैं इस तरह से। और सेल्स पे आगे भी और एक एडजस्टमेंट है तो इसलिए यहाँ पर और एक प्लेस हम छोड़ेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है डिस्काउंट। डिस्काउंट जो है डेबिट साइड में दिया है, यानी प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आएगा। टू डिस्काउंट जिसका अमाउंट है 3,000 रुपीज़। कोई और एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में सीधे हम इसकी एंट्री करेंगे। इसके बाद आता है बिल्डिंग। बिल्डिंग का अमाउंट है 75,000। बिल्डिंग पे कोई एडजस्टमेंट है तो जी हाँ, बिल्डिंग पे डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट है तो हम लोग इनर कॉलम में इसकी एंट्री करेंगे और एक प्लेस छोड़ देंगे एडजस्टमेंट के लिए। इसके बाद दिया है कैश एट बैंक। कैश एट बैंक हमारे लिए असेट्स है, असेट्स की एंट्री होगी असेट साइड में बैलेंस शीट में, और अमाउंट इसका दिया है 12,000 रुपये। सो इस तरह से हम लोग एंट्री करेंगे और हर एंट्री करते समय में ध्यान रखना है कि हम एडजस्टमेंट के लिए प्लेस छोड़ रहे हैं, अदरवाइज हमारा फाइनल अकाउंट बहुत रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद दिया है 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़। इन्वेस्टमेंट भी हमारे लिए असेट्स होता है। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, ट्रायल बैलेंस में जो भी चीज़ें डेबिट साइड में दी होती है या तो उनकी एंट्री प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में होगी या फिर बैलेंस शीट के डेबिट साइड में होगी, बैलेंस शीट के असेट साइड में होगी। राइट, अब यहाँ पर दिया है 10% इन्वेस्टमेंट जिसका अमाउंट दिया है 20,000 रुपीज़। अब इन्वेस्टमेंट के आगे तो हमें कुछ ऐसा एडजस्टमेंट दिया नहीं है, बट मैंने आपको बताया था हिडन एडजस्टमेंट, ये एक हिडन एडजस्टमेंट है जिसके आगे परसेंटेज का मार्क है, यानी 10% इन्वेस्टमेंट बताया गया। कोई भी एडजस्टमेंट में कहीं कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो फिर हमें इसके ऊपर इंटरेस्ट निकालना होगा 10% के हिसाब से। इसका अमाउंट दिया 10% इन्वेस्टमेंट 20,000 रुपीज़ और एक एडजस्टमेंट इस पर बन जाता है जो हिडन एडजस्टमेंट है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक मार्किंग करके छोड़ेंगे और इस एडजस्टमेंट को बाद में करेंगे। इसके बाद दिया एडवर्टीजमेंट फॉर 9 मंथ्स। अब यहाँ भी एक इन्फॉर्मेशन दी है, जब भी ब्रैकेट में हमें कोई इन्फॉर्मेशन दी होती है तो वो स्पेशली एक हिडन एडजस्टमेंट होता है जिसे हमें हिंट के रूप में लेना है, उसको आगे सॉल्व करना होता है। एडवर्टीजमेंट फॉर 9 मंथ्स दिया, यानी 9 मंथ्स का हमारा ईयर जो होता है वो 1 ईयर का 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। राइट, अभी एडवर्टीजमेंट का अमाउंट कितना दिया हुआ है 4,500 और एक एडजस्टमेंट है इसके ऊपर क्योंकि इसमें 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग है जो हमें कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, इसके बाद आया रॉयल्टीज। रॉयल्टीज का अमाउंट कितना है, तो रॉयल्टीज का अमाउंट दिया हुआ है 3,000 रुपीज़ और रॉयल्टीज जो है वो एक्सपेंसेस होती है जो परचेज के ऊपर पे की जाती है, तो इसलिए परचेज से रिलेटेड है, इसलिए ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा 3,000 रुपीज़ का अमाउंट है। इस तरह से हमने डेबिट साइड की सारी एंट्रीज कवर कर दी है। आप देखेंगे डेबिट की सारी एंट्रीज डेबिट साइड में हुई है, सिर्फ सेल्स रिटर्न का अमाउंट आया है जो कि हम माइनस कर रहे हैं, यानी ये भी एक डेबिट एंट्री है। आप देख सकते हो सारी डेबिट साइड की एंट्री हुई है और यहाँ पर बैलेंस शीट में सारी एंट्रीज असेट साइड पे हुई है। ठीक है, अब हम क्रेडिट साइड के क्रेडिट बैलेंसेस जो दिए हुए हैं उनकी एंट्री करेंगे। सबसे पहले दिया हुआ है हमें जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व हमारे लिए लायबिलिटीज होता है, तो 14,500 इसका अमाउंट है जिससे हम एंट्री करेंगे यहाँ पर। जनरल रिजर्व 14,500, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, बाहर के कॉलम में एंट्री करेंगे इस अमाउंट की हम लोग। इसके बाद आता है कैपिटल। कैपिटल के ओपनिंग बैलेंसेस दिए हुए पार्टनर 2 थे, दया एंड समा, जिनके ओपनिंग बैलेंसेस हम एंट्री करेंगे क्रेडिट साइड में बाय बैलेंस। ठीक है, इनका अमाउंट दिया हुआ है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, अमाउंट दिया है 1,60,000 और 1,20,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या है, नेक्स्ट एंट्री क्रेडिट साइड में हम लोग देखेंगे क्रेडिटर्स का एंट्री दिया हुआ है, क्रेडिटर्स 98,000, ये हमारे लिए लायबिलिटी और इसके ऊपर कोई और एडजस्टमेंट भी नहीं है, तो डायरेक्ट आउटर कॉलम में हम इसकी एंट्री करेंगे। क्रेडिटर्स 98,000 आउटर कॉलम में डायरेक्ट इसकी एंट्री आएगी।
इसके बाद कौन सा है, इसके बाद नेक्स्ट है आरडीडी। आरडीडी 1800 रुपीज़ दिया है। अब आरडीडी कभी भी हमें क्रेडिट साइड में दिया हुआ होता है तो उसको हमें बेड डेप्स में एंट्री करना है, बट बेड डेप्स के पहले जो एंट्री उसमें है वो सारी एंट्रीज करने के बाद हम लोग न्यू ओल्ड आरडीडी को एंट्री करते हैं। तो आरडीडी हमें मेंशन रखना है 1800 रुपीज़, जो हम कहीं मार्क करके रख सकते हैं। हमारे रफ जो हम करते हैं अकाउंट्स में, तो हम रफ पेज पे मान लो एक मार्किंग करके रख सकते हैं कि आरडीडी की एंट्री करनी हमें बाकी है। तो आरडीडी 1800 रुपीज़ जो दिया था ये हमारा ओल्ड आरडीडी था जिसे हमें माइनस करना है, बट पहले सारी एंट्रीज करनी है उसके बाद। ठीक है, आउटस्टैंडिंग वेजेस दिया है 700 रुपीज़, ये हमें ट्रायल बैलेंस में दिया है तो इसका एक इफेक्ट होगा और एक इफेक्ट यानी कि लायबिलिटी साइड में होगा। तो अब हम लिखेंगे आउटस्टैंडिंग वेजेस 700 रुपीज़ दिया है। इसके बाद दिया है क्रेडिट साइड में और एंट्रीज जो है परचेस रिटर्न 4000 रुपीज़। परचेस रिटर्न के लिए हमने यहाँ पे ऑलरेडी प्लेस छोड़ा है ट्रेडिंग अकाउंट में, परचेस के अंदर रिटर्न माइनस होगा, 4000 अमाउंट आया है, इसे हम ब्रैकेट करके रखेंगे। नेक्स्ट है डिस्काउंट। डिस्काउंट क्रेडिट साइड में दिया यानी ये डिस्काउंट रिसीव्ड है, और डिस्काउंट रिसीव्ड जब भी होगा तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे अमाउंट बाय डिस्काउंट। देखिए यहाँ भी मैंने एक प्लेस छोड़ा है क्योंकि ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस जो भी आता है ट्रेडिंग अकाउंट से वो हमें यहाँ ट्रांसफर करना है, जिसकी एंट्री हम लोग कर देते हैं 1800 रुपीज़। ठीक है, तो इस तरह से सारी एंट्री हमने कर दी है और इन एंट्रीज के अकॉर्डिंगली अब हम इसके एडजस्टमेंट्स करेंगे। सो गाइस इस तरह सब पोस्टिंग कर दी हमने ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज। अब हम कर रहे हैं एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट क्या था, क्लोजिंग स्टॉक का था। क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट दिया था 40,000 रुपीज़। ये एडजस्टमेंट हमेशा हमेशा फाइनल अकाउंट में दिया रहता है और 1 मार्क्स के लिए इसका हमेशा हमें सॉल्व करना आना चाहिए। क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होती है ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में, जहाँ पे हमें एंड में एंट्री करनी होती है। यहाँ पर हम एक लाइन छोड़ देंगे और यहाँ पर एंट्री करेंगे एंड में बाय क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज़। और सेकेंड इफेक्ट इसका जाएगा बैलेंस शीट के असेट साइड में, और यहाँ पर भी हमें नीचे इसकी एंट्री करनी है। क्लोजिंग स्टॉक 40,000 रुपीज़। नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या है, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हमें दिया है डेप्रिसिएट बिल्डिंग बाय 5% एंड मशीनरी बाय 3%। तो पहले हम बिल्डिंग करेंगे। बिल्डिंग का अमाउंट दिया है 75,000। 75,000 पे 5% डेप्रिसिएशन हमें चार्ज करना है। तो 75% पे 75,000 पे डेप्रिसिएशन 5% चार्ज करना है। रफ हमारे पास होता है, वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि 5% कैसे चार्ज होगा। 75,000 का 5% इस तरह से आप कर सकते हैं मार्किंग करके भी, 750 इंटू 5 करके जो भी इसका अमाउंट आता है इसे आप ले सकते हैं। जैसे ये आएगा 3750। ठीक है, तो इस तरह से आप इसकी एंट्रीज कर सकते हैं और इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हैं डेप्रिसिएशन का अमाउंट किस तरह से आ रहा है। अब बिल्डिंग में डेप्रिसिएशन हमें करना है तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस डेप्रिसिएशन 5%, जिसका अमाउंट आया है 3750, जो हम यहाँ लिखेंगे 3750। कोई भी चीज़ अगर हम डिडक्ट कर रहे हैं तो हमें उस डिडक्ट कर रहे हैं तो हमें यहाँ मेंशन करना होगा ब्रैकेट। और इसका सेकंड इफेक्ट जो है डेप्रिसिएशन हमारे लिए एक्सपेंस होता है क्योंकि एसेट्स की वैल्यू डाउन हो रही है, हमारे लिए लॉस है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में इसकी एंट्री आएगी टू डेप्रिसिएशन। जब भी एक से ज़्यादा एसेट्स पे अगर डेप्रिसिएशन है तो हम यहाँ पर एक हेडिंग बना सकते हैं डेप्रिसिएशन, और उसके नीचे हम यहाँ पर लिखेंगे बिल्डिंग। और मशीनरी में भी है तो हम यहाँ मशीनरी भी मेंशन करेंगे। और जब 2 अमाउंट हो जाएंगे तो हम यहाँ पर इनर में इसकी एंट्री ले लेंगे। और मशीनरी का डेप्रिसिएशन फिर कितना 3% बोला है, तो मशीनरी पे 3% डेप्रिसिएशन निकालना है हमें। हम यहाँ लेंगे मशीनरी 3% कितना होता है, तो हम यहाँ उसको भी कैलकुलेट करेंगे डेप्रिसिएशन 3% कितना होता है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ अपना यूज़ करेंगे 1,14,800 मशीनरी का अमाउंट है, उस पर 3% कैसे कैलकुलेट होगा, तो इस तरह से कैलकुलेट होगा। अब देख सकते हैं $3,444 अमाउंट आया है जो कि मशीनरी का डिप्रिसिएशन का अमाउंट है। इसे आप यहाँ पे माइनस करेंगे 3,444 माइनस कर रहे तो ब्रैकेट लगाना है। सेकेंड इफेक्ट इसका आ जाएगा यहाँ पर 3,444 और कोई डिप्रिसिएशन है नहीं तो इसे भी हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसका बाद में फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम में हम लोग लेंगे। थर्ड एडजस्टमेंट है बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर रुपीज़ 3,000। ठीक है, 3,000 रुपीज़ का बिल हमने इशू किया था जो कि डिसऑनर हो गया है,
तो डिसऑनर हो रहा है, यानी कि वो बिल का अमाउंट आना बाकी था, ड्यू हो गया था बिल, लेकिन पार्टी ने पेमेंट करने से मना कर दिया, तो बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हो गया। यानी पैसा तो अभी भी आना बाकी है, बट वो बिल्स रिसीवेबल में से माइनस हो जाएगा और वो डेटर्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिसऑनर, बिल्स रिसीवेबल में डिसऑनर जो कि है 3000, और ये माइनस कर रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे और इसको हम ऐड करेंगे डेटर्स में, क्योंकि पैसा अभी भी आना बाकी ही है, तो डेटर्स में इसको ऐड करेंगे। यहां पर लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 3000, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट है जहां पर गुड्स वर्थ ₹10,000 वे टेकन बाय दया फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए हैं 1000 रुपीज के दया ने, और पर्सनल यूज के लिए गुड्स लिए हैं यानी कि वो गुड्स उन्होंने यूज किया है पर्सनली, तो गुड्स हमारे पास से जा रहे हैं, यानी ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसकी एंट्री आएगी, क्योंकि गुड्स कभी भी फैक्ट्री से बाहर जाते हैं तो ट्रेडिंग अकाउंट में उसका इफेक्ट होता है। बाय गुड्स टेकन बाय दया पर्सनल यूज, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 1000 रुपीज। 1000 रुपीज के गुड्स इन्होंने लिए, ये ड्राइंग है, ड्राइंग यानी पार्टनर से रिलेटेड हो गया, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाएगा और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में है, तो दूसरा इफेक्ट डेबिट होता है, तो यहां पर आ जाएगा टू ड्राइंग, और आप दया के कॉलम में लिखेंगे 1000, सामान्य कुछ नहीं लिया है तो ब्लैंक ब्रैकेट होगा, राइट। इसके बाद आया है बैड डेब्ट्स 1800 रुपीज। अब राइट ऑफ बैड डेब्ट्स रुपीज 1800 ऐसा बोला गया है, तो बैड डेब्ट्स का इफेक्ट क्या होता है, तो डेटर्स में से माइनस होता है और यहाँ पर ऐड होता है, जिसे बैड डेब्ट्स ऑलरेडी यहाँ पे हमें दिया हुआ था तो हम उसी में ऐड करेंगे, अदरवाइज हम न्यू एंट्री करते थे टू बैड डेब्ट्स करके, बट ऑलरेडी यहाँ पर दिया हुआ है 1000, तो हम यहाँ पे इसी में ऐड कर देंगे न्यू बैड डेब्ट्स 1800, ठीक है। इसे ऐड करने के बाद जो अमाउंट आता है वो हम नीचे ले लेंगे, क्योंकि हमें और एडजस्टमेंट इसमें करने हैं। 2800 हो गया, और यहाँ पर डेटर्स में से इसे माइनस करना है, क्योंकि न्यू बैड डेब्ट्स है ये, तो यहाँ पर ऐड करने वाला और कोई आइटम हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, वो ऐड करेंगे, और बैड डेब्ट्स यहाँ पे हम माइनस करेंगे जो हम यहाँ ले रहे हैं न्यू बैड डेब्ट्स 1800, जो कि एडजस्टमेंट में हमें दिया हुआ था, ठीक है। इसके अलावा जैसे आरडीडी है, इसके बाद दिया है आरडीडी एट द रेट 5%। अब 5% आरडीडी मेंशन करना है, बट मैंने आपको पहले ही बताया आरडीडी हम तब कैलकुलेट करेंगे जब डेटर्स के ऊपर सारी एंट्रियां हो चुकी है। अब डेटर्स पे हमने और भी प्लेस छोड़े, यानी डेटर्स में और एंट्रीज है, तो नेक्स्ट एडजस्टमेंट हम पहले देखेंगे कि डेटर्स पे क्या हुआ, एडजस्टमेंट डेटर्स से रिलेटेड है। तो हाँ, गुड्स वेयर ₹6000 सोल्ड बट नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंशन नहीं हुआ है, उसकी एंट्री नहीं हुई है, लेकिन वो गुड्स सेल हुए हैं 6000 रुपीज के, ठीक है। 6000 रुपीज के गुड्स सेल हुए हैं, तो हमको 6000 रुपीज के यहाँ पर अनरिकॉर्डेड सेल्स हमें ऐड करना होता है, जो कि सेल्स में ऐड होगा, ठीक है। सेल्स में हमें ऐड करना है अनरिकॉर्डेड सेल्स, ऐड करेंगे अनरिकॉर्डेड 6000, ठीक है। और ये 6000 ऐड हो रहा है तो हम ब्रैकेट नहीं लगाया, और इसको हम लोग ऐड करेंगे डेटर्स में, ताकि हमारी सारी एंट्रीज क्लियर हो। अभी हमें आरडीडी एंट्री करनी है, बट 6000 ऐड करेंगे, तो अब हमें डेटर्स पे और एडजस्टमेंट करने बाकी है, और इसी कारण यहाँ पे बैड डेब्ट्स का भी प्लेस खाली है। अब हम देखेंगे हमारे सारे एडजस्टमेंट हो गए, सिर्फ आरडीडी हमें 5% चार्ज करना है, और ओल्ड आरडीडी 1800 जो हमें मेंशन करना है, जो बैड डेब्ट्स में एंड में एंट्री होता है, और जो न्यू आरडीडी का 5% दिया था ये भी डेटर्स पे एंड में एंट्री होता है, तो ये अभी तक पेंडिंग है। तो अब हमें आरडीडी कैलकुलेट करना है, तो हम देखेंगे कहीं और हमारा कोई एडजस्टमेंट बचा तो नहीं है, तो ऐसा कोई एडजस्टमेंट हमें पेंडिंग यहाँ पर नहीं दिख रहा है, राइट। तो ऐसे में हम क्या करेंगे, डेटर्स अभी धीरे धीरे क्लोज करेंगे। जैसे 1,32,000 था डेटर्स में, उसमें बिल्स रिसीवेबल ऐड हुआ है 3000, और अनरिकॉर्डेड जो सेल्स है वो ऐड हुआ है 6000। 6 and 3 9,000, 1,32,500 एंड 9,000 हो जाएगा 1,41,500। इसमें हमें न्यू बैड डेब्ट्स ऐड माइनस करना है 1800, तो न्यू बैड डेब्ट्स जब हम माइनस करेंगे तो अमाउंट आएगा, देखिए हम माइनस करके देखेंगे कितना अमाउंट आ रहा है
15 में से 8 गया, बचा कितना 3, 7। इस तरह से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1,39,700। 1,39,700 हमारा डेटर्स का अमाउंट हो रहा है। जब हमने बिल्स रिसीवेबल डिसऑनर हुआ उससे ऐड कर दिया, अनरिकॉर्डेड सेल्स जो भी था उसे ऐड कर दिया, तो 1,41,500 आया। इसमें से न्यू बैड डेट्स हमने माइनस किया तो बचा हुआ अमाउंट है 1,39,700। अब इस पे हमें निकालना है 5% RDD, जो कि डेटर्स का फाइनल अमाउंट है। अब इसमें डेटर्स पे कोई और एडजस्टमेंट पेंडिंग नहीं है, तब हम लोग डेटर्स पे अमाउंट निकालेंगे RDD का। यहाँ पे होगा RDD @5%। इसका अमाउंट कैलकुलेट करेंगे हम लोग 1,39,700 इंटू 5%, और इसे इस तरह से जब आप इंटू करेंगे और इसका कैलकुलेशन करेंगे तो यह आंसर अमाउंट आएगा 6985। ठीक है, 6985 अमाउंट आ रहा है। तो हम इस 6985 अमाउंट को माइनस करेंगे यहाँ पे से। RDD 6985 माइनस हो रहा है तो ब्रैकेट लगा दो। अब ये 6985 जो RDD है, न्यू RDD ये हमारा रहेगा, जो हम लोग ऐड करेंगे यहाँ पर बैड डेट्स के अमाउंट में न्यू RDD 6985 इस तरह से। ठीक है, तो हमने लोग ये सब हमने कर दिया जब कैलकुलेशन। इसके बाद आएगा हमारा यहाँ पर बैड डेट्स। अब हमें क्लोज करना है क्योंकि हमारे पास ओल्ड RDD का 1800 रुपये पड़ा है, तो हम इसको क्लोज करेंगे। ये अमाउंट आ रहा है 9785। अब ओल्ड RDD हमें लेस करनी होती है, 1800 रुपीज़ उसका अमाउंट है। यहाँ पर हम लोग इसको माइनस करेंगे, ओल्ड RDD 1800 इसको माइनस करेंगे। अब हमें सारे एडजस्टमेंट हमने कर दिए हैं ट्रायल बैलेंस से। सारी एंट्रीज हम लोग एक बार वापस से रीचेक भी कर सकते हैं। ट्रायल बैलेंस से हमारी सारी एंट्रीज जो है वो हो चुकी है, एडजस्टमेंट की भी सारी एंट्रीज हमने कर दी है। ठीक है, अब सारी एंट्रीज जब हो गई है, इसके बाद हमें करना है क्लोजिंग। क्लोजिंग किस तरह से की जाती है? तो क्लोजिंग इस तरह से की जाती है कि हम ट्रेडिंग अकाउंट से जाएंगे, ट्रेडिंग अकाउंट से क्लोजिंग के पहले सारे इनर कॉलम के अमाउंट्स को आउटर कॉलम में लेंगे। जैसे यहाँ परचेसेस में 1,48,000 था, उसमें से रिटर्न माइनस हुआ 4,000 तो बचा 1,44,000, ये हम लोग आउटर कॉलम में ले लेंगे। यहाँ पर सेल्स का अमाउंट है 2,85,500, उसमें से 2,000 सबसे पहले माइनस हुआ है सेल्स रिटर्न का, तो 2,83,500। अब उसमें 6,000 अनरिकॉर्डेड सेल का ऐड हुआ था तो वो हो जाएगा 2,89,500, ये हम लोग आउटर कॉलम में लेंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर जैसे यहाँ पर बैड डेट्स था, बैड डेट्स का देखिए कैलकुलेशन 1,000 में 1,800 ऐड हुआ था, 2,800 हुआ। न्यू RDD ऐड होने के बाद 9785 आया, उसमें से ओल्ड RDD जो हम लोग माइनस कर रहे हैं तो वो आ रहा है 7985। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसके बाद एडवर्टीजमेंट, देखिए जब हम लोग क्लोजिंग पे आएंगे तब हमें पता चलेगा। यहाँ पे एडवर्टीजमेंट पे एक एडजस्टमेंट था जिसमें एडवर्टीजमेंट 9 मंथ्स का दिया था, राइट। अब 9 मंथ्स का 4,500 है तो 1 मंथ का कितना होता है ये हम देखेंगे। 4,500 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमें यहाँ मिल रहा है 500। 500 1 मंथ का है और ये 9 मंथ का अमाउंट है, मतलब 3 मंथ्स का आउटस्टैंडिंग हो गया। तो इसको आउटस्टैंडिंग हम लोग ऐड करेंगे 1,500। 3 मंथ्स का 1,500 होगा, 1 मंथ का जब वो आया 500, यहाँ पे हम मेंशन भी कर सकते हैं 3 मंथ्स। अब आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमेशा आती है लायबिलिटीज में, हम यहाँ पे लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एडवर्टीजमेंट। इस तरह से ये हिडन एडजस्टमेंट जो है वो भी अभी क्लियर होंगे। अगर हमने मार्किंग नहीं की होती तो ये छूट जाता था, फिर हमारे फाइनल अकाउंट पूरा रॉन्ग हो जाता, राइट। इसके बाद दिया हुआ है डेप्रीसिएशन। डेप्रीसिएशन बिल्डिंग और मशीनरी पे, जिसका टोटल हम आउटर कॉलम में लेंगे 5, 549, 741, 33 एंड 77194। इसके बाद कोई एडजस्टमेंट बचा है देख सकते हैं हम, यहाँ से नहीं है। ठीक है, ये तरफ ही हमने देख लिया। अब हम आएंगे यहाँ पर भी इनर कॉलम में जो जो भी अमाउंट है उन सबको आउटर कॉलम में हमको लेना है, राइट। अब देखेंगे जैसे बिल्स रिसीवेबल था, बिल्स रिसीवेबल में से 28 में से 3,000 गया तो ये बचा 25,000। डेटर्स का कैलकुलेशन हम लोग देखेंगे 1,32,500 था, जिसमें बिल्स रिसीवेबल माइनस ऐड किया है, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड किया है, न्यू बैड डेट्स माइनस और न्यू RDD माइनस करने के बाद जो अमाउंट आ रहा है वो है 1,32,715। ठीक है, मशीनरी मोटर कार का 68,000 था, मशीनरी में हमने 3% डेप्रिसिएशन चार्ज किया है। इसके बाद बचा हुआ अमाउंट हम आउटर कॉलम में लेंगे, राइट।
इसी तरफ से हम लोग हर किसी का अमाउंट जैसे हम लोग यहाँ पर लेंगे, जैसे बिल्डिंग का है 71,250, मशीनरी का हम लोग माइनस करके लेंगे 56 एंड देन 743,433,9 1,09,356 जो मशीनरी का अमाउंट है। इसके बाद डेप्रिसिएशन ऑलरेडी कैश एट बैंक ऑलरेडी बाहर है। देखिए यहाँ पर हमें मिला 10% इन्वेस्टमेंट, राइट। अभी 10% इन्वेस्टमेंट जो दिया हुआ था इसके आगे कोई भी इंफॉर्मेशन मेंशन नहीं थी, ना डेट मेंशन है ना कुछ मेंशन है। अब जब डेट भी मेंशन नहीं है तब हम लोग क्या कंसीडर करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट जो है वो पूरे ईयर थ्रू हमारा इन्वेस्टमेंट था। अब पूरे ईयर भर हमारा इन्वेस्टमेंट था 20,000 का, तो 20,000 अगर हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर अगर हम लोग 10% इंटरेस्ट निकालें कितना होता है वो हमें देखना है। अब 10% इंटरेस्ट आ रहा है 2,000 रुपीज़, ठीक है। तो 2,000 रुपीज़ हम लोग को आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, एक्रूड इंटरेस्ट यहाँ पर ऐड करना होता है। आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2,000 यहाँ पे ऐड करेंगे जो कि बाहर आ जाएगा 22,000। और ये आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट जो हमें रिसीवेबल है क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमने किया है तो पैसा हमारा आने वाला है, तो ये बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा, ठीक है। बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 2,000 रुपये। इस तरह से हमने सारी एंट्रीज जो हमारी पोस्टिंग भी कर ली है हमने और सारी एंट्रीज हमारी कैलकुलेशन भी हो गया है। रफ पार्ट अब हम यहाँ से हटा सकते हैं। सारी एंट्रीज हमारी हो गई, ओल्ड आरडीडी, न्यू आरडीडी और सारी एंट्री हमने कर दी है। अब हम इसे क्लोज करेंगे, ठीक है। तो गाइस अब हमको क्लोज कैसे करना है, इस तरह से हमने जब इनर कॉलम के अलावा आउटर कॉलम मिले तो कोई एडजस्टमेंट छूटा है नहीं, वो भी हमें क्लियरली पता चल जाती है। क्लियर पिक्चर हमारे फाइनल अकाउंट की हमें पता चलती है। अब हम क्लोज करेंगे तो हमें क्लोज कैसे करना है, ठीक है। तो क्लोज करने का एक बेस्ट मेथड है, पहले हमें ट्रेडिंग अकाउंट क्लोज करना है। ट्रेडिंग अकाउंट से हमें ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस मिलेगा जिसे हमें ट्रांसफर करना है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को जब हम क्लोज करेंगे वहां से हमें मिलेंगे नेट प्रॉफिट के अमाउंट जो हम प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अकॉर्डिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और वहां से हमें जो बैलेंस मिलेगा वो हम बैलेंस शीट में ट्रांसफर करेंगे और बैलेंस शीट हम क्लोज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम टोटलिंग करेंगे। टोटलिंग हम इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ की करते हैं। जिस तरफ हमें ज़्यादा रहेगी उस तरफ की टोटल हम नीचे मेंशन करते हैं जब भी हम फाइनल अकाउंट क्लोज करते हैं, तो ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 2,89,500 सेल्स अमाउंट है जो कि वैसे ही बड़ा दिख रहा है, तो इस तरह की अमाउंट, इस साइड की अमाउंट ज़्यादा बड़ी है, 3,30,500 समथिंग आ रहा है। जी हाँ, 3,30,500 है, तो इसे ही हम इस तरफ भी मेंशन करेंगे। और इसके बाद यहाँ की टोटल को इस टोटल से माइनस करेंगे, जो अमाउंट बचेगा वो हमारा होता है ग्रॉस प्रॉफिट, जिसे हम कैरीड कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ठीक है। हमारा ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ रहा है 1,09,500 और इससे हम ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। ये डेबिट साइड है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 1,09,500। यहाँ पर भी टोटल हमें दोनों तरफ की करनी होती है। जिस तरफ की टोटल ज़्यादा होगी वो तरफ की टोटल हम नीचे मेंशन करते हैं और कम वाली टोटल में जो बैलेंसिंग फिगर होता है वो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाता है। और अब देखेंगे ध्यान से तो आपको क्रेडिट साइड की टोटल में 1 लाख अमाउंट दिख रहा है, जबकि डेबिट साइड की टोटल्स में 10,000 तक भी कोई अमाउंट नहीं, यानी कि इस तरफ की टोटल ही ज़्यादा है। तो इस तरफ की टोटल हम पहले करेंगे जो कि आ रही 1,13,300, ठीक है। अब यही जो टोटल हम इस तरफ भी मेंशन करेंगे 1,13,300 और बचा हुआ अमाउंट जो हमारा नेट प्रॉफिट हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। इस तरह से मेंशन करके हमें यहाँ पार्टनर्स के नाम मेंशन करने हैं, दया, क्षमा। अब अमाउंट कितना आ रहा है वो हम देखेंगे, यहाँ पे क्लेरिफाई करेंगे। जब हम पूरी तरह से अमाउंट माइनस करेंगे तब हमें पता चलेगा कि टोटल अमाउंट जो है 88,621। अब मैंने आपको शुरू में बताया था दया एंड क्षमा एग्रीड रेशियो जो है 1:1 है। 1:1 का रेशियो यानी इक्वल रेशियो होता है। अब इक्वल रेशियो में जब वो लोग प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं, यानी कि जो ये प्रॉफिट है वो दोनों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी 44,310 एंड 44,311, इस तरह से हम दोनों को डिवाइड करेंगे आधा आधा अमाउंट और उन्हें इनर कॉलम में लिया है। ये डेबिट साइड में है, प्रॉफिट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ये क्रेडिट साइड में चले जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय P&L अकाउंट, जिसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कहा जाता है, और यहाँ पर हम ब्रैकेट में लिखेंगे नेट प्रॉफिट
44,311 एंड 44,310, और इस अकाउंट को अब हम क्लोज करेंगे। ठीक है, तो इस अकाउंट को क्लोज करना है अभी हमें। इसका टोटल आ रहा है 1,64,310, इसका टोटल आ रहा है 2,04,311, राइट। और यही अमाउंट बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट था तो हमने इसी तरफ इसका टोटल ज़्यादा है उससे लिखना था 2,4311 1,64,310। अब यहाँ पर हम लोग इसे लेंगे 2 बैलेंस कैरी डाउन, और बचा हुआ अमाउंट जितना बचता है उतना, जैसे यहाँ पर 1,000 खाली माइनस हो रहा है तो 3,311 1,64,310, और यही दया का अमाउंट होगा। दया का अमाउंट हम लिख देंगे 30,3311, एंड क्षमा का है 1,64,310। और इस बैलेंस शीट को अब हम जब टोटल करेंगे, हमारा फाइनल अमाउंट टोटल मैच होगा तो हमारी बैलेंस शीट टैली होगी। ठीक है, तो बैलेंस शीट को आप टोटल करिए, आपको फाइनल अमाउंट मैच अगर मिलता है तो हमारी बैलेंस शीट टैली है, यानी हमारा फाइनल अकाउंट पूरा का पूरा जो हमने सॉल्व किया अभी वो पूरा सही है। ठीक है, तो अब देखिए टोटल करिए। तो ये अमाउंट आ रहा है यहाँ पर, जो कि हमारी बैलेंस शीट टैली हो रही है, और सारे के सारे अकाउंट हमने देख लिए हैं। तो इस तरह से कुछ हिडन एडजस्टमेंट भी थे, कुछ अनरिकॉर्डेड सेल्स भी थे, कुछ बैड डेब्ट्स, डेटर्स, इस तरह से मैंने सारे की सारी चीज़ें कवर होने वाला एक सम लिया है, जहाँ पर आपको मोस्टली सारे के सारे ट्रांजेक्शन मिल गए हैं, जिससे आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं फाइनल अकाउंट को, और आने वाले टाइम में आपको कोई हार्ड सम भी मिलेगा तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो।